नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 का पेपर का हमारा एनालिसिस चल रहा था और इसी श्रृंखला में हम पूर्व के वीडियोस में मूलतः 3 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, क्रमशः व्याकरण से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित तथा काव्यशास्त्र से संबंधित। आज हम अग्रसर हैं चतुर्थ प्रश्न की ओर, जो मूलतः संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है, परंतु इसमें अन्य विषयों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि पूरे सिलेबस में से कहीं से भी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। ये मूलतः पूरी संभावना होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपने उन तीनों प्रश्नों को हल नहीं किया है तो पहले उन तीनों प्रश्नों को हल कीजिए, वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां से वॉच कीजिए, फिर इस चतुर्थ प्रश्न को प्रारंभ कीजिए। आपको क्रम वाइज से देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है, उसकी ओर हम अग्रसर हैं, बढ़ते हैं। प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः। नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का समाधान कीजिए, उनको हल कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है इसका अंक भार भी कुल 50 होता है। ठीक है, जैसे सभी प्रश्नों का अंक भार 50 ही होता है। इसमें मूलतः 3 उप प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 15-15 के होते हैं और एक 20 का होता है। ठीक है, इस प्रकार से 16-17 के, 18-19 के, इस प्रकार से भी डिवाइडेशन हो सकता है, लेकिन उस डिवाइडेशन में आपको नहीं जानना है। कुल अंक भार 50 ही होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो खैर, ये बात रही थी मार्क्स की। अब बात आती है प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है रम्या रामायणी कथा उक्तिम इमाम विमृशतः, कि रम्य रामायणी जो कथा है इस उक्ति की का वर्णन आपको प्रस्तुत करना है। देखिए रम्य रामायणी, अब रामायण जो कथा है, यानी कि इस उक्ति से भी ज्ञात हो गया होगा कि रामायण की कथा रम्य है, उसके विषय में बात की जा रही है कि रम्य क्यों है, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी। तो आप इसकी भूमिका कुछ एक बेसिक वे में भी लिख सकते हैं कि भाई भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित राम की जो कथा है, उस कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में ही मिलता है और ये काव्य का आदि रूप है, यानी कि इसलिए इसको काव्य को कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और वाल्मीकि को भी क्या कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है। तो रामायण की कथा जो है मूलतः 7 कांडों में विभक्त है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। अब चूंकि इसका प्रारंभ बाल कांड से हुआ है, तो बाल कांड में सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना में ही आ जाता है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः गीत क्रोंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। जब महर्षि वाल्मीकि उस निषाद को देखते हैं कि वो बेवजह उन क्रोंच पक्षियों को मार रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो वो क्रोधित होते हैं। लेकिन ज्ञानी मुनि जो क्रोध होते हैं तो वो अपने क्रोध का प्रदर्शन कटु वचनों से नहीं करते हैं, वो कुछ करके करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनके मुंह से ये शब्द निकले कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रोंच मिथुनाद एकम अवधि है काम मोहितम। अगर वो ऐसा करने लग जाए कि उनके क्रोध का जो प्रस्तुतिकरण है वो कटु वचनों से या असामान्य मनुष्य के हाथी प्रस्तुतिकरण करे हैं, तो फिर उनका जो पुण्य है वो एक तरीके से नष्ट हो जाएगा, उनका ज्ञानी होने का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। तो इस श्लोक में बताते हैं वो कि हे निषाद, तुझे शाश्वत काल तक कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, मतलब तू कभी प्रतिष्ठा का भागीदार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इस काम मोहित जोड़े क्रोंच पक्षी का जो युग्म है, जोड़ा है, उस जोड़े में से किसी एक की हत्या कर दी और इसके एक की हत्या कर देने से दूसरे का जीवन क्या हो गया, निष्फल हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्योंकि वो काम में मोहित थे। अब एक की मृत्यु हो जाएगी तो दूसरे का त्याग ऑटोमेटिकली, ये सिस्टम है। तो ये आदि कवि की प्रथम काव्योक्ति है।
जिसमें जीवों, मनुष्यों, कवियों, मुनियों और देवों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया है। ठीक है। और वाल्मीकि ने राम कथा को जनसाधारण के लिए लिखा है कि यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है। इसके विषय में ये भी कहा जाता है कि ऋषिणाम च द्विजाति नाम साधु नाम च सम आगमे यथोपदेशम तत्वज्ञो जगतो सुसम समाहितो। और फिर कहते हैं कि राम कथा को पंख लग गए, क्रौंच की छींक की आतरता, रुदन की मृषणता और विछुड़न की एकांतता, सीता के दुख की मिटास तथा राम के बिछोह की सहनशीलता बन गई और एक कथा विश्व चेतना की अंतः शक्ति बन गई। है कि नहीं? एक कथा विश्व चेतना की अंतः शक्ति बन गई। अगर ये न होता, यदि वाल्मीकि पक्ष के पक्ष में नहीं बोलते, तो यहाँ पर यहीं से इसका इसका प्रारंभ हुआ है रामायणी रम्य कथा का, बाल कांड से। ठीक है। तो इसमें क्या क्या रम्य चीजें हैं, जैसे कि आप उत्तरामचरितम में भी देख सकते हैं कि वहां पर एक दाम्पत्य जीवन के विषय में बताया गया है। रामायणी कथा क्यों है? उत्तरामचरितम भी एक इसी का हिस्सा है। ठीक है। भवभूति ने जो लिखा है वो भी उसी का एक हिस्सा है। तो मूलतः इसमें जो कथा कही गई है, चाहे वो लव कुश की हुई या फिर सीता राम की हुई, तो लव कुश के विषय में भी कहा जाता है कि दो छोटे छोटे सुंदर बालकों ने राम कथा को गाया और जिंदगी की करुणा को गाया, साहित्य के मर्म को गाया और आंसुओं के बहने का मतलब समझाया, नदी के बहने की आवाज को गुनगुनाया, सूरज के उगने का भेद बताया, नारी के दुख को जीवन का संगीत दिया, पीड़ा को गान बनाया। ये जो चीज है ना, इस रामायण में कही गई है, वो शायद ही किसी ऐसे काव्य में कही गई होंगी। यहाँ पर एक तरीके से लव कुश ने पूरी रामायण को गा दिया था। ठीक है। उनका दाम्पत्य जीवन कैसे बीता, जब उत्तर रामायण में हम देखते हैं तो लव कुश का वहां पर प्रसंग आता है एक तरीके से। तो ये सारी चीज रामायणी कथा क्यों है, रामायण रम्य कथा क्यों है, ये लिखनी है आप। और प्रारंभ कहाँ से करेंगे? भूमिका आपको तैयार करनी है, जैसे आपको बता दिया कि आप बता सकते हैं। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, माँ निषाद इत्यादि से कुछ सूक्तियां आपको देनी होंगी। रम्य रामायणी कथा से आप इसका अंत कर सकते हैं इस सूक्ति से। ठीक है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को लिखना है। और लिखने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन तरीके आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको आएंगे नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते सौधारणम भणितिम इमाम विशदपद। यानी कि रम्य रामायणी, ये उत्तर रामचरिते जो है क्यों विशिष्ट है, भवभूति का क्यों विशिष्ट है, इसका उदाहरण सहित आपको इस भणिति की समीक्षा करनी है, इसको बताना है। ठीक है। देखिए, उत्तरे रामचरित ये भी रामायण कथा से ही संबंध रखता है, क्योंकि इसका उत्तर भाग है जो महाकवि भवभूति द्वारा लिखित है। ये भणिति है, मतलब उक्ति है जो महाकवि भवभूति के विषय में कही जाती है अक्सर, कि उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते। ऐसी क्या विशेषता है भवभूति में जो उन्होंने उत्तर रामचरितम को लिखा है? देखिए, उत्तर रामचरितम भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। आप बता सकते हैं इसकी विशेषता में कि ये इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है जिसमें उनकी नाट्य कला तथा कवित्व शक्ति चरम परिणति को प्राप्त हुई है। आलोचकों की मान्यता है कि उत्तर रामचरितम में भवभूति की कला कालिदास से भी अधिक विकसित है। इसी विषय में तो कहा है कि उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते। ये मूलतः 7 अंकों में विभाजित एक नाटक है। इसको एक नाटकीय काव्य की संज्ञा दी गई है दोस्तों। इसमें गृहस्थ जीवन तथा प्रेम का चरम परिपाक जितना इस नाटक में हुआ है, उतना संस्कृत के किसी भी अन्य नाटक में नहीं हुआ है। नाना परिस्थितियों, भाव दशाओं तथा प्राकृतिक दृश्यों का जिस कौशल और तन्मयता से यहाँ पर
महाकवि भवभूति ने चित्रण प्रस्तुत किया है वह बहुत ही कम कवियों की कृतियों में देखा जाता है। मतलब जिस तरीके से इस उत्तररामचरितम में किया गया है, जैसे कि आप छाया अंक में ही देखेंगे वहां पर कि राम की क्या दशा थी नदी के तट पर। ठीक है, तो एक तरीके से उसकी फिर सीता का छाया के रूप में आना, राम का उसका स्पर्श करना, ये कितना एक प्राकृतिक दृश्य वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप इसका छायांक देखेंगे, तृतीय अंक, प्रथम अंक में चित्र दर्शन बताया गया है, राम, लक्ष्मण, सीता, ये सब वहां पर अपने वनवास के दिनों को याद करते हैं चित्रवृत्ति को देख करके। तो उसमें भी ये देखा गया है। अच्छे से इन्होंने सारी चीजें इसमें बताई है, इसलिए इनका नाट्य कौशल तथा उससे भी अधिक काव्य कौशल इस नाटक की महत ही विशेषता रहा है। प्रकृति के नाना मनोरम दृश्य, ठीक है, भया वन 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 भी इसमें आते हैं, जैसे कि वनागमन का, ये सारा चीजें इसमें उत्तर रामायण में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भवभूति में एक सच्चे नाटककार के संपूर्ण विशेषताएं मिलती है, क्योंकि इसमें इन्होंने करुण रस भी बता दिया, क्योंकि ये करुण रस के आचार्य हैं। सारा नाटक करुणा की छाया से ही अभिभूत हुआ है। ठीक है, राम सीता का सामान्य पात्र इसमें करुण रस की जीती जागती मूर्तियां हैं, उनका सारा जीवन ही करुणामय है एक तरीके से इसमें जो बताया गया है। और इस नाटक का प्रधान रस भी करुण रस है, हालांकि इसमें अन्य और पोषक रस भी हैं, जैसे कि श्रृंगार रस, ठीक है, और अन्य भी रस हैं। तो इसका प्रधान रस करुण रस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भवभूति में नाटककार की संपूर्ण विशेषताएं मिलती है। जैसे कुल मिलाकर उत्तर रामचरितम नाट्य शास्त्रीय आधार पर लिखा गया एक ग्रंथ है तथा मनुष्य के मर्म स्थल पर प्रभाव डालने वाली अद्भुत कलात्मकता से युक्त नाटक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी उक्ति से आप इसका प्रश्न का लिखते हुए अंत कर सकते हैं। और उत्तरे रामचरित भवभूति विशेषते, क्यों इसकी विशेषता है, इसमें दाम्पत्य जीवन के विषय में बताया गया है। ठीक है, कि राम और सीता का दाम्पत्य जीवन कैसा था, एक पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें अच्छे से बताई गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादिताः काव्य हेतवः विवेचनीयाः। ये अलग प्रश्न आया है। ठीक है, कि संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रतिपादित काव्य हेतु, इनकी विवेचना करनी। काव्य हेतु, काव्य हेतुओं को बताना है। काव्य हेतु यहाँ पर शब्द है, इन्वर्टेड कॉमा में है तो अलग है। ठीक है, काव्य हेतु क्या है, इसका तात्पर्य, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। ठीक है, हेतु से तात्पर्य है कारण। कारण अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। ठीक है, तो किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले जो कारण होते हैं वो काव्य हेतु कहलाते हैं एक तरीके से। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। ठीक है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वे ही कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति साधारण जन से भिन्न होती है। ठीक है, उनके लिखने का तरीका अलग होता है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर वैसे तो पर्याप्त विचार विमर्श हुआ है, परंतु काव्य हेतु मूलतः 3 माने गए हैं। 3 काव्य हेतु माने गए हैं, जिसमें पहला है प्रतिभा, दूसरा है
उत्पत्ति और फिर है अभ्यास। ये तीन काव्य हेतु माने गए हैं। इनमें से प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है, क्योंकि प्रतिभा के अभाव में कोई भी व्यक्ति काव्य की रचना नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति में प्रतिभा ही नहीं है काव्य रचना की, तो वो काव्य की रचना करने में असमर्थ है, काव्य की रचना वो नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी खास कार्य को करने के लिए उसमें उस कार्य की प्रतिभा होना अनिवार्य है। ठीक है, उसी प्रकार से काव्य रचना में भी ये बात आती है। और अग्नि पुराण में भी इस पर विचार करते हुए कहा गया है। काव्य हेतु पर सर्वप्रथम विचार अग्नि पुराण में किया गया है और प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें अग्नि पुराण में ऐसा माना जाता है कि कहते हैं कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। अर्थात लोक में नरत्व दुर्लभ है और उनमें विद्यमान नर होना दुर्लभ है। कवित्व परम दुर्लभ है और कविता करने की जो शक्ति है अर्थात प्रतिभा, वो तो और भी दुर्लभ है। यानी कि काव्य रचना की जो शक्ति है, जो प्रतिभा है, वो अत्यधिक दुर्लभ है। कुछ रेयर ही पर्सन होते हैं, विरले ही होते हैं जिनमें काव्य की रचना की शक्ति होती है। ठीक है, तो ये बात है। देखिए, वैसे संस्कृत के जो काव्य शास्त्र के आचार्य रहे हैं, उस पर काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श होता रहा है, परंतु हमें सिर्फ इन तीन बिंदुओं पर फोकस करना है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास के विषय में बताना है कि ये चीजें क्या है। कि जैसा प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, ये ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है। ठीक है, प्रतिभा विकसित की भी जाती है, ऐसा नहीं है कि जन्मजाति होती है। विकसित करने वाली प्रतिभा अलग होती है और जन्मजात जो ईश्वर प्रदत्त है वो अलग होती है। और प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा भी है। ठीक है, प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी भी है। देखिए, जो प्रतिभा होती है वो दो प्रकार की कही गई है वैसे तो, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। ठीक है, ये दो प्रकार की प्रतिभाएं कही गई हैं, कावित्री और भावित्री। कावित्री कारित्री प्रतिभा वो होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावित्री प्रतिभा वो होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। यानी कि लिखने की कारित्री हो गई और समझने की भावित्री हो गई। ठीक है, तो ये दो प्रतिभा के अंतर्गत आना है और ये इतनी सी ही चीज इसमें बतानी प्रतिभा में। उत्पत्ति में बता देना है कि उत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है निपुणता, पांडित्यता या विद्वता। यानी कि ज्ञान की उपलब्धि को भी उत्पत्ति कहा गया है और ये ज्ञानोपलब्धि शास्त्र के अध्ययन और लोक व्यवहार के आवेक्षण से होती है। ठीक है, तो वैसे भी रुद्रट ने भी इसके विषय में कहा है कि छंद, व्याकरण, कला और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही उत्पत्ति कहा जाता है। अर्थात उसमें छंद की, व्याकरण की, पदार्थ इत्यादि की समझ होना जरूरी है। इसीलिए तो कहा है कि उत्पत्ति के लिए अध्ययन, ज्ञान उपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार का अवेक्षण ज्यादा जरूरी है। और ये ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि उसमें व्याकरण की समझ होनी चाहिए, छंद का उचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उचित अनुचित जो है, क्योंकि आचार्य मम्मट भी कहते हैं कि उत्पत्ति को एक नया नाम दिया है, निपुणता। निपुणता, ये निपुणता जो कि चराचर के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है, यानी कि लोक व्यवहार के अवेक्षण से और काव्य शास्त्र के अध्ययन से, यानी कि काव्य इत्यादि के अध्ययन से। और ऐसा कहते हैं कि उचित अनुचित का विवेक, जो समझ जिसमें विवेक है, वही उत्पत्ति है। आगे है अभ्यास। तो अभ्यास के विषय में कहा गया है
ठीक है। वैसे व्युत्पत्ति भी दो प्रकार की बतानी है, मतलब होती है, शास्त्रीय और लौकिक। उसमें नहीं जाना आपको ज्यादा डिटेल्स में, सिर्फ व्युत्पत्ति क्या होती है वो बता देना है, इतना सा। अभ्यास क्या है? अभ्यास एक शब्द है, इससे आपको पता चल गया होगा, शब्दार्थ समझिएगा। अभ्यास का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। ठीक है। वैसे कहते भी तो हैं जो कि अभ्यास करते हैं। इसके विषय में एक कहावत भी है, काव्य हेतु के रूप में अभ्यास का नाम आता है। और जैसे कवि वृंद ने भी इसके विषय में लिखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सो सो सिल पर परत निशान। ठीक है। और आचार्य वामन ने भी इस प्रकार है कि अभ्यास हो ही कर्मसु कौशलम भाव ही थी। तो अभ्यास क्या है? काव्य का निर्माण करना तीसरा हेतु माना गया है। काव्य का निर्माण अर्थात अभ्यास, तो ये तीसरा हेतु है काव्य का। भामा ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना हमें करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए। अगर आप में काव्य निर्माण करने की क्षमता है, ठीक है, ये इसका तीसरा बिंदु है। तो भामा इस पर कहते हैं कि अगर आप में वो क्षमता है, परंतु फिर भी आपके अन्य जो कवि हैं, अन्य कवि लोग हैं, उनके कृतित्व का अध्ययन करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे ही सारा ज्ञान है और मैं काव्य का निर्माण कर सक कर कर सकता हूँ, तो ये अहम नहीं होना चाहिए। मतलब कि अन्य कवियों का कवित्व का अध्ययन आपको करते रहना चाहिए, जिससे अभ्यास नृत्य प्रति दृढ़ होता जाएगा। आचार्य वामन ने, जैसा कि हमने बताया आपको, उन्होंने भी खुद कहा है और इस अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा है कि अभ्यास हो ही कर्म सु कौशलम भावित, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए तो तीसरा बिंदु अभ्यास बताया गया है कि ईश्वर ने आपको प्रतिभा दे दी, उत्पत्ति बता दी, फिर आपको फिर भी अभ्यास करना है। आप में प्रतिभा है किंतु फिर भी आपको उस पर अभ्यास करना है, अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन करते रहना है। और आचार्य दंडी तो महान ऐसे विद्वान हुए हैं जो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु मानते हैं। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको इसमें बता देनी है। पूर्व में प्रतिभा बतानी है कि प्रतिभा कारित्री और भावित्री दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति भी दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय लौकिक। और फिर अभ्यास क्या होता है? ठीक है। अभ्यास हो ही कर्मशु कौशलम भाविती, अभ्यास करने से ही कुशलता प्राप्त होती है, अभ्यास करने से ही कुशलता हासिल की जा सकती है। ये चीजें आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बता देंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो प्रश्न है आज हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।